हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू शेर व अदब के एक अहम तरीन मौजू नज़ीर अकबर आबादी के अवामी शायरी से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। देखिए, नज़ीर उर्दू के अहम शायर हैं, बहुत अजीम शायर हैं और हमारे यहाँ BA और MA दोनों के निसाब में शामिल हैं। इसलिए आज हमने अपनी गुफ्तगू का मौजू नज़ीर की अवामी शायरी को रखा है। नज़ीर उर्दू शायरी के अंदर एक ऐसे अजीम शायर हैं जिन पर इब्तिदा के अंदर नाक़िदीन ने, मौर्रिखीन ने और तज़किरा निगारों ने कोई तवज्जो नहीं दी। इब्तिदा में उनको अच्छा शायर नहीं माना जाता था। क्यों नहीं माना जाता था? इसलिए नहीं माना जाता था क्योंकि वो अवामी ज़िंदगी की तर्जुमानी कर रहे थे, यानी अवाम की बात करते थे, अवामी ज़िंदगी की, अवामी तहजीब की, अवामी ज़िंदगी के अच्छे बुरे पहलुओं को उन्होंने अपनी शायरी के अंदर पेश किया और अवाम की ही ज़बान के अंदर जो मुख्तलिफ अल्फाज बोले जाते थे, मुहावरे थे अवाम के, उनका इस्तेमाल उनकी शायरी में होता था, इसलिए उन्हें अच्छा शायर नहीं माना जाता था। लेकिन बाद में जब जदीद शायरी की इब्तिदा होती है, जदीद अदब के अंदर जब हकीकत निगारी का शऊर पैदा होता है, एक नया शऊर हमारी शायरी के अंदर आता है, तब हमें नज़ीर अकबर आबादी की अहमियत का अंदाज़ा होता है। तो नज़ीर की शायरी में आम हिंदुस्तान की जो आम जिंदगी है, उस जिंदगी के हर अच्छे बुरे पहलू की तस्वीर कशी हमें देखने को मिलती है। ख़ास तौर पे आगरा की ज़िंदगी, आगरा की तहजीबी ज़िंदगी का मुकम्मल नक्शा हमें नज़ीर की शायरी के अंदर देखने को मिलता है। वो आगरा जिसे अकबर ने दारुल सल्तनत बनाया था अपना, जिसे जो कृष्ण भक्ति के नशे में चूर था, जिसके अंदर भजनों का और मजहबी त्योहारों का और खेल तमाशों का एक बड़ा हिस्सा था। तो ये ज़िंदगी जो थी वो नज़ीर की शायरी के अंदर मुकम्मल पहलुओं के साथ पहली मर्तबा जलवागर होती है। देखो, नज़ीर की अहमियत दो हैसियतों से है। दो हैसियतों से क्यों, किस तरह है कि पहली बात तो ये है कि नज़ीर जो हैं वो अपनी शायरी के अंदर अपने अहद के अंदर जो शेरी रिवायत थी, जो राइश थी उस ज़माने के अंदर शायरी की जो रिवायत थी, उस रिवायत से इन्हिराफ करते हुए वो गज़लों के बजाय नज़्म को अपनी शायरी का मतलब अपनी तख्लीकी हुनरमंदी के इजहार का वसीला बनाते हैं। उस ज़माने में शायर जो थे वो गज़लें लिखते थे, गज़लें लिखना आम था, हर शायर जो था वो गज़लें लिखता था और गज़लों के भी कुछ मखसूस मौज़ूआत थे, इश्क मोहब्बत के मौजू बयान किए जाते थे। तो नज़ीर जो थे वो उन मौजूआत से और उस जो पर्टिकुलर उसलूब है शायरी का, उससे इन्हिराफ, जो फॉर्म है पर्टिकुलर शायरी का, उससे इन्हिराफ करते हुए वो नज़्म को शायरी की बुनियाद, अपने ख्यालात के, अपने फ़िक्र के, अपने इजहार का वसीला बनाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि नज़ीर ने अपनी शायरी के अंदर पहली मर्तबा अपने अहद की ज़िंदगी का जो ताल्लुक़ है वो शायरी से जोड़ दिया। यानी अहद की जो उनके जो ज़माने की जो ज़िंदगी है, उनके ज़माने की जो तहजीब है, उनके ज़माने की जो माशरती ज़िंदगी है, उसका रिश्ता उन्होंने पहली मर्तबा बराह रास्त शायरी से जोड़ा है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इससे पहले हमें इसकी झलक नहीं मिलती। कुली कुतुब शाह के हमें इसकी झलक मिलती है, ठीक है, और या फिर हमें इनके यहाँ जो है जाफ़र ज़क्तरी, उनके यहाँ भी इसकी झलक मिलती है। लेकिन नज़ीर जो हैं वो एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपनी शायरी के अंदर अपने ज़माने की मुकम्मल ज़िंदगी की तर्जुमानी की, मुकम्मल माशरती ज़िंदगी की तर्जुमानी मुकम्मल तरीके से की है, भरपूर तरीके से की है। इसलिए वो मुनफरिद हैं, यानी अपने अहद के जो राइज, जो ट्रेंड जो चला आ रहा था ना शायरी का, उससे वो अलग हटते हैं, एक नई राह तलाश करते हैं। उनकी शायरी ना तो दिल्ली स्कूल से वाबस्ता है, ना लखनऊ स्कूल से वाबस्ता है। उन्होंने एक नई राह निकाली है और वो राह क्या है कि वो जिंदगी की हकीकतों का बयान करते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा तजुर्बा करते हैं, उस तजुर्बे को उन्होंने वैसा का वैसा ही अपनी शायरी के अंदर पेश कर दिया है। तो इसलिए वो लिखा उन्होंने जो इससे पहले किसी और ने नहीं लिखा था, क्योंकि अवामी जिंदगी की तर्जुमानी हमारे यहाँ नहीं हो रही थी, इस तरह नहीं हो रही थी। अवाम से क्यों दूर थे हम, हमारी शायरी क्यों दूर थी? इसकी बुनियादी वजह तो ये थी कि जो हमारा जो उर्दू शेर व अदब है, उर्दू शेर व अदब का जब आगाज़ हुआ है तो क्या हुआ कि जागीरदाराना निज़ाम था और समाजी निज़ाम कैसा था? जागीरदाराना निज़ाम था। और जागीरदाराना निज़ाम के अंदर तबक़ा आला की तर्जुमानी की जाती है, तबक़ा आला की तहज़ीबी ज़िंदगी की तर्जुमानी की जाती है। अवाम उसके अंदर अहमियत नहीं रखते हैं, तो अवाम पर तवज्जो नहीं दी गई। जब तक हमारी ज़बान बोलचाल की हदों तक रही है,
जब तक बोली की हैसियत से ये राइज थी, जब तक तो इसके अंदर अवाम के अल्फाज, अवाम के मुहावरे ये सब शामिल हो गए थे, अवाम से करीब रही। लेकिन जब अदबी हैसियत इसकी एक बार तय हो गई, मुतय्यन हो गई, तो फिर क्या हुआ कि ये एक तरफ तो तबका आला की तहजीबी ज़िंदगी की नुमाइंदगी करने लगे और अवाम से धीरे धीरे दूर होती गई, और अरबी फ़ारसी अल्फाज और तराकीब और मुहावरात वगैरह का इस्तेमाल इसके अंदर कसरत से किया जाने लगा। तो इसलिए क्या हुआ कि हमारी शायरी जो थी उससे दूर थी। तो नज़ीर पहले शायर हैं जिन्होंने अपने अहद की जो ज़िंदगी है, माशी माशरती ज़िंदगी है, अपने अहद के जो अवाम हैं, उस अवाम की ज़िंदगी की मुकम्मल और भरपूर तर्जुमानी शायरी के अंदर की है और नज़्म के ज़रिए की है। ठीक है, ये उनकी अहमियत है। नज़ीर जो है वो कब पैदा हुए थे? 1740 ईस्वी के अंदर, लेकिन आगरा में पैदा नहीं हुए, वो दिल्ली में पैदा हुए थे। दिल्ली जो थी उस वक्त नादिर शाह के हमलों से बर्बाद हो चुकी थी, और ये जो थे 1748 ईस्वी के अंदर दिल्ली छोड़ देते हैं। अहमद शाह अब्दाली के हमलों की खबरें आने लगी थी, और उसकी वजह से खौफजदा होकर बहुत सारे अफराद जो थे वो दिल्ली छोड़ करके दूसरे मकामात पर जा रहे थे। तो नज़ीर भी अपनी वालदा और अपनी नानी के साथ 1748 ईस्वी के आसपास दिल्ली छोड़ करके आगरा आते हैं। आगरा के अंदर सुकून हासिल करने के लिए आगरा आते हैं। आगरा की जो तहजीबी शिनाख्त है वो बिल्कुल मुनफरिद है, अपने अलग है। वहाँ के जो मजहबी जो त्यौहार हैं, वहाँ के जो अकीदे हैं, वहाँ के जो खेल तमाशे हैं, वहाँ के जो उर्स हैं, है ना, तफरीही मशागिल हैं, ये सब चीज़ें जो थी उन सब के से मिलकर के जो एक इज्तिमाई ज़िंदगी उभरती है, नज़ीर उससे बहुत मुतासिर होते हैं, और नज़ीर जो है उसके अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा लेते हैं। वहाँ के जितने भी मतलब मशागिल थे उनमें वो चाहे वो कबूतरबाजी हो, चाहे वो बुलबुलों की लड़ाई हो, मुर्गबाजी हो, बटेरबाजी हो, पतंगबाजी हो, तैराकी है, शतरंज है, चौसर है ना, ये हैं उर्स हैं, मेले हैं, खेल तमाशे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, होली है, दिवाली है, ईद है, ये सब चीज़ें जो हैं वो उन सब के अंदर भरपूर तरीके से न सिर्फ हिस्सा लेते हैं बल्कि उन सबको अपनी शायरी का जुज़ बना लेते हैं। कौन? नज़ीर अकबर आबादी। तो ये जो थे, इस वजह से इनकी शायरी जो थी, हम कहते हैं कि ये अवामी ज़िंदगी के, इनको हम अवामी शायर कहते हैं। आमतौर पर एक लेंदी क्वेश्चन पूछा लिया जाता है या शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि अवामी शायर किसे कहते हैं, तो अवामी शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी हैं। और इनकी अहमियत अजमत यही है कि उन्होंने अपने अहद का, ये 18वीं सदी के शायर थे, 18वीं सदी की जो माशी माशरती ज़िंदगी है उसकी भरपूर तर्जुमानी इन्होंने की थी। वो अहद कैसा था? वो अहद सियासी और समाजी एतबार से इंतशार का अहद था, मसाइल से भरपूर था। देखो, औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद ही हमारी हुकूमत जो थी, हमारे हुकूमत का बिखराव शुरू हो गया था, क्योंकि उनके जो जानशीन थे वो नाअहल थे, वो हुकूमत को संभाल नहीं सके। तो क्या हुआ कि हमारी जो हुकूमत थी वो बिखरने लग गई, और इसके बाद क्या हुआ, जो अंदरूनी और बाहरी साजिशें थीं उन्होंने भी क्या किया कि हमारी जो सियासी और समाजी निज़ाम है उसके अंदर एक बिखराव पैदा किया। जब हुकूमत मजबूत नहीं होती तो क्या होता है, अवाम बदहाल हो जाते हैं, अवाम मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो उस वक्त क्या था, 18वीं सदी के अंदर बेरोजगारी थी, भूख थी, गरीबी थी, मसाइल थे, अंदरूनी और बाहरी हमले होते थे, साजिशें थीं, उन सब की वजह से अवाम जो था उनका ज़हनी सुकून ख़त्म हो गया था। तो ये अहद था। तो इसका असर जो था वो शायरी पर पड़ रहा था, शेर व अदब पर पड़ रहा था। अदब जो है वो ज़िंदगी का आईना होता है, जैसा शायर होता है अपने गिरदोपेश के माहौल से मुतासिर होता है, जैसा देखता है उसका असर वो कबूल करता है। लेकिन क्या होता है, एक बात और होती है, शायर जो होता है उसकी जो तबीयत है, उसका जो मिजाज है, उसका भी असर शायरी पर पड़ता है। तो नज़ीर जो है अपने अहद के, अपनी शायरी के अंदर नज़ीर एक ऐसे मस्त मौला टाइप के इंसान हमें नज़र आते हैं जो कि ज़िंदगी की रानाइयों से रस निचोड़ लेते हैं ना, ऐसे इंसान नज़र आते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, तमाम तफरीह मशागिल के अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा लेते हैं। तो उनकी शायरी के अंदर क्या है, उनका अहद तो सियासी इंतशार का अहद है, लेकिन उनकी शायरी के अंदर हमें नज़ीर कैसे नज़र आते हैं, एक बेफिक्रा सा अंदाज उनका नज़र आता है, जो कि पूरी तरह जो ज़िंदगी के अंदर जो खुशियाँ वो देख रहे थे, जो भी मतलब तफरीही मशागिल थे, जो भी खेल तमाशे थे, उन सब के अंदर भरपूर तरीके से वो हिस्सा ले रहे थे।
तो वो इस चीज़ को वो क्या करते हैं, वो उसमें डूब जाते हैं और खुद भी और शायरी के अंदर। तो इसलिए क्या है, उनकी शायरी के अंदर एक राग है, एक मस्ती है। देखो आगरा जो है वो ब्रिज का इलाका है, वहाँ की होली बहुत मशहूर है। तो नज़ीर ने कितनी शानदार तरीके से होली पर नज़में लिखी हैं। उन नज़मों को पढ़ करके हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम भी उस होली की मस्ती के अंदर शामिल हो गए। तो ये बातें हमें कायम नजर आती हैं, ये उनकी शायरी के अंदर दिखाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खिलंदरे ही इंसान है, वो सिर्फ जिंदगी की उन्हें कोई फिक्र नहीं, अपने अहद की, अपने मसाइल की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। उनको फिक्र है, क्यों? क्योंकि उनकी शायरी के अंदर हमें ऐसे भी नज़में देखने को मिलती हैं जो उनके अहद के मसाइल पर, उनके अहद के जो वो थे ना परेशानियां थी, दुख थे, उनको भी बताते हैं। जो अवाम की परेशानियां थी, मसलन उन्होंने देखो दुनिया है, मजम्मत अहले दुनिया है, या है ना कलजुग है, या फिर उन्होंने रोटी है, तलाश ज़र है, ठीक है, और क्या कहते हैं, ये है आदमी नामा है, बंजारा नामा है, और कलजुग है। ये इस टाइप की जो नज़में हैं उनकी, वो नज़में जो हैं वो अपने अहद के उनकी जो मसाइल हैं उसको पेश करते हैं। वो भी अवाम की बदहाली से मुतासिर थे, वो भी समझते थे कि भूख और गरीबी क्या है, जो चारों तरफ अखलाकी जवाल हो रहा था, उसको भी वो महसूस करते थे। तो वो उस बात को भी वो अपनी नज़मों के अंदर, तमाम नज़मों के अंदर पेश करते हैं। उन्होंने ये नहीं किया कि है ना सिर्फ ये है कि खेल तमाशों पर नज़में लिखी हैं, या मौसमों पर नज़में लिखी हैं, या चरिंद परिंद पर नज़में लिखी हैं, सब पर लिखी हैं, लेकिन वो उनके यहाँ अपने अहद के जो मसाइल हैं उस पर भी वो मुतवज्जो होते हैं, उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, और आवाम की जो परेशानियां हैं, दुख हैं, जो गरीबी है, बदहाली है, उसको पेश करते हैं। मुफलिसी पर उन्होंने कितनी अच्छी नज़म लिखी है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब मुफलिसी हुई तो शराफत कहाँ रही, है ना, वो कद्र ज़ात की वो नजाबत कहाँ रही, और वो कद्र ज़ात की वो नजाबत कहाँ रही, और क्या था कि ताज़ीम और तवाज़ु की बाबत कहाँ रही, है ना, कपड़े फटे तो लोगों में इज्जत कहाँ रही, ताज़ीम और तवाज़े की बाबत कहाँ रही, मजलिस की जूतियों पे बिठाती है मुफलिसी। तो ये जो अशार हैं मुफलिसी के, वो इस बात का इजहार करते हैं कि नज़ीर जो हैं वो अपने अहद के मसाइल को समझते थे, बेफिक्र अंदाज में कहते थे, शायरी करते थे, लेकिन उसके बावजूद वो क्या है, अपने अहद के मसाइल को समझते थे, अपने अहद के जो अफराद थे, जो अवाम थे, जिन मसाइल में गिरफ्तार थे, वो उन बात को समझते थे और उनका इजहार वो करते थे। या फिर उन्होंने देखो रोटी पर उन्होंने बड़ी अच्छी नज़म लिखी है ना। तो ये जो नज़में हैं, या फिर शहर आशोब है, जो मराठे हैं और जाटों का जो हमला हुआ है आगरे में नज़ीर के वक्त में, तो नज़ीर जो हैं वो उस हमले के बाद जो अवाम बदहाल होती, जिस तरह बेरोज़गारी बढ़ती है, जिस तरह सनत और हरफत तबाह होते हैं, उससे क्या होता है कि नज़ीर जो है वो मुतासिर होते हैं, और नज़ीर उसके शहर आशोब के अंदर उस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरह आगरा जो है वो आगरा के अवाम जो थे वो बदहाल थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो नज़ीर के यहाँ हमें देखने को मिलती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एक खिलंदड़े टाइप के, एक मस्त मौला टाइप के, एक बेफिक्र टाइप के इंसान है। ठीक है, उनकी शायरी के अंदर जो बातें हैं, फ़लसफ़ा है, ज़िंदगी की हकीकतें हैं, वो उसके बावजूद के क्या है कि उन्होंने उसको हंसी खुशी इस तरह बयान किया है कि जैसे कि वो ज़िंदगी की खुशियों के अंदर शरीक हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि उन्हें एहसास है अपने अहद के मसाइल का, अपने अहद के जो इंतशार है उस बात को वो समझते थे, उस बात को वो पेश करते थे। नज़ीर की शायरी के अंदर देखो ये क्या है कि हकीकत निगारी का बेहतरीन वो शऊर है जो कि उसके जदीद शायरी के अंदर जिसकी शुरुआत होती है। तो इसका आगाज़ नज़ीर की शायरी में होता है, यानी नज़ीर जो है वो जदीद शायरी के बुनियाद डालने वाले कहे जा सकते हैं। जदीद शायरी की बुनियाद नज़ीर के ज़रिए ही, नज़ीर की नज़मों के ज़रिए ही पड़ती है। लेकिन वो ज़िंदगी की हकीकतों को पेश तो करते हैं, लेकिन वो मुफक्किर नहीं हैं, फ़लसफ़ी नहीं है, बल्कि जैसा देखते हैं वैसा पेश कर देते हैं और उसके अच्छे और बुरे तमाम पहलुओं को पेश कर देते हैं। देखो आदमी नामा है, आदमी नामा के अंदर हमने क्या देखा कि वो इंसान के अच्छे और बुरे तमाम पहलुओं को पेश कर दिया उन्होंने। तो वो क्या करते हैं, ज़िंदगी को जिस रंग के अंदर देखते हैं उस रंग को पेश कर देते हैं, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ और मुतज़ाद रंग पेश करते हैं, यानी अपोजिट रंग भी वो दिखा देते हैं हमें।
में जिंदगी के जितने रंग हैं उन सबको पूरी हकीकत के साथ, पूरी सादगी के साथ दिखा देते हैं। तो ये उनकी अजमत है, ये वो उनका रंग है, उनकी शायरी का एक अंदाज है कि वो मुकम्मल तरीके से भरपूर तर्जुमानी करते हैं। जिस भी वाक़े का उन्होंने जिक्र किया है, जिस भी मौजू को उठाया है, उन्होंने उसको भरपूर तरीके से पेश कर दिया है। चाहे वो तफरीही मशागिल के अंदर का उन्होंने मौसमों का जिक्र किया हो उन्होंने, या फिर उन्होंने चरिंद परिंद का जिक्र किया हो, या फिर अकीदों का जिक्र किया हो, या उर्स त्योहारों का जिक्र किया हो। तो जब भी जिस चीज़ का जिक्र करते हैं वो उसके हर पहलू को रोशन कर देते हैं। वो हर पहलू को भरपूर तरीके से हमारे सामने ले करके आ जाते हैं। तो वो क्या है, जदीद शायरी की बुनियाद डाल देते हैं। एक तरफ एक नया शऊर जो 57 ईस्वी के बाद, 1857 ईस्वी के बाद होता है, उसका आगाज हमें नज़ीर की शायरी के अंदर दिखाई दे जाता है। तो नज़ीर जो है उनकी शायरी के अंदर एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि देखो जो अजीम शायर होता है, अजीम जो अदीब होता है, वो क्या करता है, सिर्फ हकीकत निगार नहीं होता, सिर्फ मुरक्का निगार नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि नज़ीर अपने अहद के मुरक्का निगार है सिर्फ, नहीं, उनकी अजमत सिर्फ ये नहीं है, बल्कि क्या है, उसकी शायरी के अंदर, जो अजीम शायर होता है उसकी शायरी के अंदर आफाकियत पाई जाती है। वो अपने अहद से आगे की बात करता है, अपने अहद से आगे की बात करता है। इसलिए उनकी शायरी के अंदर हमें उनके बाद जो आने वाली जो जदीद शायरी का रंग दिखाई दे जाता है। उन्होंने उनके अहद के अंदर जो मसाइल थे वो आज भी कम नहीं हुए। हम जो है वो जो कुछ उनकी शायरी के अंदर हमने मसाइल को देखा था वो आज भी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद हैं। बेरोजगारी आज भी है, करप्शन आज भी है, अखलाकी जवाल आज भी है। ये ठीक है कि उनके अहद के अंदर सियासी, समाजी और अखलाकी जवाल अपने इंतहाओं को छू रहा था, लेकिन क्या आज खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। तो लेकिन उसके बावजूद क्या है कि नज़ीर जो है उन्होंने जिंदगी जीने का जो एक ढंग बताया है, यानी वो नसीहत भी करते हैं तो इस तरह करते हैं कि दुख नहीं उतरता दिल के अंदर। तो वो जो उन्होंने जिंदगी को जीने का एक ढंग बताया है कि मसाइल होने के बावजूद वो जो है जिंदगी की खुशियों से कुछ हासिल करते हैं, है ना। तो वो क्या है कि छोटे छोटे तफरीहात के जरिए, छोटे छोटे उन वाक़यात के ज़रिए वो जो खुशी हासिल करते हैं, वो जो है हमें अपील करता है। वो उनका जो शायरी का जो रंग है वो हमें अपील करता है, और उनकी शायरी जो है वो इसलिए अजीम नज़र आती है क्योंकि वो पहले ऐसे शायर हैं जो अपने अहद की ज़िंदगी से शायरी का सीधा ताल्लुक़ कायम करते हैं। डायरेक्ट जो रिश्ता है वो उन्होंने उसके ताल्लुक़ कायम किया और उस अहद की भरपूर तर्जुमानी की उन्होंने, चाहे वो अखलाकी कदरें हों, अक़ीदे हों, या अवाम के तफरीहात हों, इन सबको उन्होंने उसके अंदर पेश कर दिया। तो ये जो है वो नज़ीर की अहमियत जो है वो बाद में महसूस की गई। इब्तिदा के अंदर तो नाक़दीन ने, मौर्रिखीन ने उन्हें पसंद ही नहीं किया, लेकिन जब अब्दुल गफूर शहबाज की किताब थी जिंदगानी बेनज़ीर, तो उस किताब के बाद क्या हुआ कि लोगों को नज़ीर शनासी का, नज़ीर की समझ जो है वो का एहसास हुआ कि नज़ीर अपनी शायरी के अंदर क्या बयान करके गए हैं और उनकी अहमियत क्या है। और दूसरी बात यह है कि देखो, पत्थर और जो लोहे की जो इमारतें हैं उनके ज़रिए हम इतनी बेहतर तरीके से तारीख़ को नहीं समझ सकते जितना हम अदब के ज़रिए समझ सकते हैं, जितना हम शायरी के ज़रिए उस शायर के अहद को समझ सकते हैं। तो नज़ीर के अहद को समझने के लिए नज़ीर की शायरी बहुत काम आती है, बहुत मुफीद है हमें। हम उस दौर की सियासत और समाज और तहजीब और अक़ीदे, मजहबी अक़ीदे, इन सब को हम बेहतर तरीके से हम नज़ीर की शायरी के अंदर समझ सकते हैं। ये उनकी अज़मत है। और तो उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को नज़ीर की शायरी के जो अज़मत है वो, और नज़ीर की शायरी के अंदर जो अवामी ज़िंदगी की तर्जुमानी है वो समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो के अंदर हम किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू।